सत्ता में अब उस मछली भोज की बात करते हैं जिसमें स्वाद से ज्यादा राजनीतिक कांटा फंसने की बात हो रही है। मछली भोज तो खत्म हो चुका है, लेकिन राजनीति का कांटा इतना गहरा फंसा है कि उसे निकालते निकालते 2027 का विधानसभा चुनाव आना तय है। सावन के आखिरी सोमवार को आज मछली के इस राजनीतिक कांटे की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कल यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में अयोध्या में एक मछली भोज का आयोजन हुआ। अजय राय इस भोज में शामिल हुए। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मछली भोज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और ये लिखा कि श्रावण मास में प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या धाम में कांग्रेस नेताओं द्वारा मछली भोज का आयोजन करना अत्यंत निंदनीय और अक्षम्य है। सनातन का अपमान ही अब कांग्रेस की पहचान बन चुका है। पंकज चौधरी ने मछली में फंसे राजनीतिक कांटे को थोड़ा ही हिलाया था कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस कांटे को और गहरा फंसा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अजय राय पर हमला किया और ये कहा कि ये हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर मछली की दावत उड़ाते हैं। सीएम ने हमला किया तो अजय राय ने जवाब भी दिया। कहा, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, मेरी मछली खाते हुए फोटो दिखाएं या इस्तीफा दे दें। कुल मिलाकर दोनों तरफ से एक दूसरे को राजनीतिक कांटा चुभाने की कोशिश हुई है। एक बार सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और अजय राय ने उस पर क्या जवाब दिया। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। कल हम लोग गए थे, भाई अगर फोटोज हैं हमारे कि मछली हम खा रहे हैं, वीडियोज हैं, जारी करें, दिखाएं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं तैयार हूं इस्तीफा देने के लिए, और नहीं तो आपको प्रदेशवासियों से माफी मांगकर इस्तीफा देकर अपने घर जाना होगा। अब वो कोई बुलाएगा कार्यक्रम में तो हम जाएंगे ना, हर जगह जाते हैं कार्यक्रमों में, कोई नई बात तो है नहीं। और निषाद समाज का था, उनका सम्मान करना था। चूंकि चुनावी वर्ष है और मछली के कांटे विरोधियों को चुभाए जा सकते हैं, इसलिए मछली वाला भोज खबरों में वायरल हो गया। बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, निषाद पार्टी समेत कई और दलों ने कांटे वाली राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां तक कि मछुआरों की राजनीति करने वाले निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद भी इस मछली भोज वाली राजनीति में सक्रिय हुए। दावा किया कि मछुआरे तो गरीब हैं, उनकी परंपरा है मछली खाना, तो क्या कांग्रेस वाले मंदिर भी जाएंगे और मछली भी खाएंगे? हालांकि कांग्रेस कह रही है कि चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें हो रही हैं। बहुत ही दुखद है। अयोध्या धाम हमारा जब पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है, और वहाँ पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। सावन के दौरान नितिन नवीन ये मटन खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, ना मांस खा रहे हैं ना, तो बीजेपी से इसका जवाब ले लो। और हमने अगर खाए तो हमारा फोटो दिखा दो, अगर हम वहाँ पे खा रहे हो कहीं बैठ के। कांग्रेस से पूछना चाहिए कि वो मंदिर भी जाएंगे और मछली भी खाएंगे। हम कह रहे हैं निषाद तो सब है, उत्तर बाहरी है, वो गरीब है, उजड़ा है, उसका परंपरा है मछली खाना, तो उससे क्या है, वो तो खाएगा ही खाएगा। ये कांग्रेस नॉन इशू को इशू बनाती, इशू को नॉन इशू बनाती है। सरकार दूसरे के खाने पर तीखा हमला करने लगती है। जब उनके नेता मछली खाते हैं, उनके नेता पवित्र दिनों में मांस मछली खाते नजर आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी मौन हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी को अब ये ढोंग छोड़ देना चाहिए और खाने की, पहनने की, बोलने की आजादी इस देश में है। जिसकी जो मर्जी है उसको खाने दीजिए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए उनकी बात, छोड़िए, नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत? हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं। क्या इस देश को ये लोग वाकई मूर्ख समझते हैं? यूपी की राजनीति में मछुआरे यानी निषाद समुदाय को एक अहम वोट बैंक माना जाता है।
ऐसा दावा किया जाता है कि वो राज्य में करीब 5% है। हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। पूर्वांचल में इनका खासा प्रभाव है। गोरखपुर, संत कबीर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और आसपास के नदी किनारे के इलाकों में इनकी अच्छी मौजूदगी है। निषादों का वोट किसी एक दल के साथ स्थायी रूप से नहीं रहा है। 2018 के गोरखपुर उपचुनाव में निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को हराया, जबकि बाद में निषाद पार्टी बीजेपी के साथ आ गई और 2022 के विधानसभा चुनाव में उसके 6 विधायक जीते। निषाद समुदाय की पारंपरिक आजीविका का रिश्ता नदियों, नाव चलाने, मछली पकड़ने और मछली पालन से रहा है। यही वजह है कि मछली सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि इस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक पहचान से भी जुड़ी हुई है। यूपी में मछली कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। 2023-24 में राज्य का मछली उत्पादन 11.60 लाख टन था, जो 2024-25 में बढ़कर 13.31 लाख टन हो गया, यानी एक साल में करीब 15% की बढ़ोतरी। यही वजह है कि यूपी की राजनीति में मछली, मछुआरा और निषाद तीनों का कनेक्शन बहुत दिलचस्प है। और जब बात मछली भोज तक पहुंची है तो उसके साथ राजनीति का कांटा लगना भी तय है। वैसे मछली भोज के बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ ने अजय राय के पुराने जख्मों को भी हरा कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि अजय राय अपने भाई के कातिल के सामने नतमस्तक हो गए थे, जबकि उनकी सरकार ने अजय राय के भाई अवधेश राय के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाया। नहीं आप जारी करते। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया अपने भाई के हत्यारे को। यह व्यक्ति दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था। और तो सरकार आई, इस सरकार ने फिर रगड़ करके उसकी भूसी निकाल दी। अन्यथा इन लोगों ने तो प्रदेश को माफिया प्रदेश बना दिया था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। अब बात भले ही चुनावी कांटे की हो, लेकिन राजनीतिक दलों की नजर अपने अपने वोट बैंक पर मछली की आंख की तरह टिकी हुई है। कौन सी मछली किसके जाल में आएगी, किस तालाब में कितना वोट है और किस चारे से कौन सा वोट बैंक फंसेगा, चुनाव आते ही इसका हिसाब किताब शुरू हो गया है। फर्क बस इतना है कि मछली को कांटे से बचना होता है और नेताओं को वोट का कांटा सही जगह लगाना होता है। वैसे एक अपडेट ये भी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। उनके साथ निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल भी है। इस दौरे में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के साथ बूथ लेवल अधिकारियों से बातचीत होगी। यानी राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुका है। उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे बसे 2 शहरों का हाल देखिए, जहां मां गंगा का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। पहला शहर है वाराणसी, जबकि दूसरे शहर का नाम है प्रयागराज। घाटों की नगरी काशी इस वक्त सैलाब का शहर है। वाराणसी के सभी घाट पूरी तरह जलमग्न हैं। वैसे गंगा नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन संकट अभी कम नहीं हुआ है। वाराणसी में गंगा के साथ वरुणा नदी भी रौद्र रूप में है, जिससे इनके किनारे ज्यादातर इलाकों में सड़कों और नदियों का फर्क मिट चुका है। हालात ये हैं कि दर्जनों परिवार अपने घर छोड़कर राहत कैंप या किसी दूसरी जगह शरण लेने के लिए मजबूर हैं। वाराणसी में न सिर्फ घाट पानी में डूबे हैं, बल्कि घाटों के किनारे बने कई मंदिरों में भी गंगा नदी का पानी प्रवेश कर चुका है। इस बाढ़ में दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस चौकी भी डूब गई है। जलस्तर इतना ज्यादा है कि कई जगह बोट सेवाओं का भी सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है। चिंताजनक हालात सिर्फ इतने ही नहीं हैं। बाढ़ का असर मणिकर्णिका और हरीशचंद्र घाट तक दिख रहा है, जहां निचला हिस्सा डूबने की वजह से अंतिम संस्कार छतों और संकरी गलियों में करने पड़ रहे हैं। इस वक्त यूपी के 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और इनमें प्रयागराज का नाम भी शामिल है, जहां गंगा यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ने से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त संगम क्षेत्र का बड़ा हिस्सा जलमग्न है, जहां कुछ महीने पहले महाकुंभ और माघ मेले की तैयारियां होती हैं। वहां इस वक्त चारों तरफ सिर्फ पानी है। गंगा किनारे बसे निचले इलाके डूबे हुए हैं। सैलाब लोगों के घरों तक पहुंच गया है और गलियों की स्थिति तो किसी नाले जैसी है। असर आम जीवन के साथ साथ अंतिम संस्कार जैसी व्यवस्थाओं पर भी दिख रहा है।
जैसे दारागंज शमशान घाट में पानी भर जाने से लोगों को सड़क किनारे शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। बढ़ते जलस्तर का संकट मोचक यानी लेटे हनुमान मंदिर तक पहुंच गया है, जहां गंगा नदी का पानी मंदिर के मुख्य द्वार तक आ चुका है। प्रशासन लगातार लोगों को गंगा नदी से दूर रहने की नसीहत दे रहा है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी लोग जान खतरे में डालकर सैलाब से खेल रहे हैं। इसका एक वीडियो यूपी के ललितपुर से आया, जहां पुल के ऊपर बहते पानी को कुछ लड़के पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका क्या हश्र होता है देखिए। बाइक तो पानी के तेज बहाव में बह जाती है, जैसे तैसे जान बच जाती है। अब दिल्ली एनसीआर के लोगों का दुख भी देखिए, जो इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि गर्मी से बचने के लिए बारिश की दुआ करें या जाम से बचने के लिए बारिश ना होने की प्रार्थना करें। इस कंफ्यूजन की वजह है वो तस्वीरें जो फिर दिल्ली की सड़कों से सामने आई। आज कुछ घंटे की बारिश में दिल्ली का हाल ये हो गया कि कई इलाकों में सड़कों और नालों का फर्क मिट गया। संगम विहार, दुर्गा विहार और कनॉट प्लेस जैसी जगह पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। सबसे खराब स्थिति अंडरपास की रही, जो नीचे होने की वजह से पानी में डूब गए और उसी में गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। इससे जो सफर लोग आम दिनों में मिनटों में पूरा करते थे, आज उसके लिए घंटों लग गए। असर सिर्फ सड़कों तक नहीं बल्कि हवाई पट्टी तक भी देखने को मिला। खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट्स को जयपुर डाइवर्ट करना पड़ा, जबकि करीब 200 फ्लाइट लेट हो गई। दिल्ली एनसीआर में ये बारिश सिस्टम से भी कई सवाल पूछ रही है। अगर हर बारिश में हाल यही होना है तो वो किस काम का है। गाजियाबाद में तो कुछ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई जब पानी से भरी सड़क पर सवारी से भरा ऑटो पलट गया। लोनी में सड़क पर पानी इतना ज्यादा था कि एक ऑटो पहले गड्ढे में फंसा, फिर बैलेंस बिगड़ने के बाद पानी में जा गिरा। अब गुरुग्राम का हाल देख लीजिए। हरियाणा को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले गुरुग्राम ने एक बार फिर कुछ घंटों की बारिश में सरेंडर कर दिया। आज 75 mm की बारिश में गुरुग्राम के कई इलाके समंदर जैसे बन गए। इसी पानी में सुभाष चौक पर बच्चों से भरी एक स्कूल बस फंस गई। पानी कितना ज्यादा था कि बस के पहिए पूरी तरह उसमें डूबे हुए थे। पानी में फंसी इसी बस में बच्चे काफी देर तक परेशान होते हुए दिखे। इस दयनीय हालत को देखते हुए गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी हुई है और 25 अगस्त को घर से काम करने की सलाह दी गई है। वैसे गुरुग्राम में अब ये एक रूटीन जैसा हो गया है, इसलिए लोग पूछ रहे हैं जहां फ्लैट तो 100 करोड़ में बिकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कौड़ियों का क्यों है। मैं इस वक्त हूँ कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के पास में और इस सड़क पर आपको ले चलती हूँ। यहाँ का सबसे पहले हाल देखिए। मैं आपको इस पूरी रोड पर ले चलूँगी और दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है, कैसे सड़क जो है वो जलमग्न है। वो आप देख सकते हैं साफ साफ कि कैसे लोग, देखिए गाड़ियाँ जो है वो बंद हो गई हैं, किस तरह से लोग स्कूटी और बाइक जो है वो खींचते हुए ला रहे हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। अब क्या कर सकते हैं, सरकार बस वोट मांगती है, वोट के लिए करती है और बाकी जो वादे करती है वो करती ही नहीं है। अभी आप खुद ही देख लो कैसी हालत है। यहाँ पे 4 बूंद नहीं गिरी होती, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है। अब यहाँ संगम विहार का तो यही हाल है, सरकार कुछ करेगी नहीं। बहुत बच्चों को लाने में बहुत परेशानी हो रही, पूरा भर गया पानी। बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो रखा है, कमर इतना पानी भरा पड़ा है, बाइक लोगों का गाड़ी वाहन खराब होता जा रहा है। थोड़ा सा पानी होता है, बारिश होती है, पानी भर जाता है पूरे रास्ते में, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हम डिलीवरी मारने वाले हैं, हमारा तो बाइक से ही काम होता है, बाइक बंद हो जाती है, क्या करें। अच्छा, हाँ, सरकार को कुछ करना चाहिए इसके ऊपर। मैदानी इलाके बारिश बाढ़ से बेहाल हैं तो पहाड़ों पर टूटती चट्टानों से लोगों में डर बना हुआ है। लैंडस्लाइड का चौंकाने वाला वीडियो उत्तराखंड के पौड़ी से आया है, जहां देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सीधे सड़क पर आ गया, जिससे दोनों तरफ ट्रैफिक रुक गया। बस राहत ये रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में नागनाला में भी लैंडस्लाइड की घटना हुई है, जहां अचानक पहाड़ टूटकर गिरने लगे। ये देखकर लोग कांप गए।
जहां लैंडस्लाइड हुआ उससे कुछ दूरी पर रिहायशी इलाका है, मकान बने हुए हैं। हालांकि वो चपेट में नहीं आए। उत्तराखंड में बारिश से छोटी नदियां भी उफान पर हैं। इन्हीं में एक है तमसा नदी, जिसने देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर को जलमग्न कर दिया है। तमसा नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक वक्त संतोषी माता के मंदिर में दर्शन तक बंद करने पड़े। हालांकि अब थोड़े जलस्तर में कमी आई है। इसी तरह देहरादून के सहसपुर में आसन नदी का जलस्तर बढ़ने से एक डंपर का क्या हाल हुआ, आप वो देखिए। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक भारी भरकम डंपर भी खिलौना साबित हुआ और लहरों में फंस गया। TV9 भारतवर्ष की खबर का असर हुआ है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में BPSC परीक्षा नियंत्रक को निलंबित कर दिया गया है। विवादित बयान के बाद राजेश कुमार पर यह कार्रवाई की गई है। छात्रों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निलंबित करने का फैसला सुनाया है। TV9 भारतवर्ष ने खबर दिखाई थी। इस खबर का असर हुआ है। विवादित बयान के बाद राजेश कुमार को निलंबित किया है। मुख्यमंत्री ने खुद ये फैसला लिया। देखिए, ये बड़ी खबर है। सीएम ने निलंबित करने का ये निर्देश दिया है। BPSC परीक्षा नियंत्रक ने एक बयान दिया था। विवादित बयान उन्होंने छात्रों को लेकर दिया था। TV9 भारतवर्ष ने खबर दिखाई थी। TV9 भारतवर्ष की इस खबर का असर हुआ है। बिहार में BPSC परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित करने का फैसला खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिया। तो देखिए, इस वक्त छात्रों को लेकर जिस तरह के बेतुके बोल बोले गए, उस पर छात्रों ने नाराजगी जताई। TV9 भारतवर्ष ने खबर दिखाई और मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की। वो मुल्क जिसकी सरकार और सेना को अपनी आवाम की बिल्कुल चिंता नहीं है। उनका पूरा ध्यान भारत के खिलाफ नई नई साजिश करने में है। आज पाकिस्तान से ऐसी ही 2 साजिश वाली खबरें हैं। पहली खबर यह है कि तुर्की और चीन से पाकिस्तान को नए हथियार मिल रहे हैं। पाकिस्तान के कई एयरबेस पर तुर्की से आई सीक्रेट फ्लाइट लैंड हुई। दूसरी साजिश आतंकवाद वाली है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ मसूद अजहर के जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर एक बार फिर एक्टिव हो गया है। पहले इसी की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर मरकज सुबहानल्लाह तबाह कर दिया था। भारतीय मिसाइलों ने इस मरकज को मिट्टी में मिला दिया था। इसकी छत उड़ गई थी। फर्श पर कई फीट गहरे गड्ढे हो गए थे। भारतीय सेना के हमले ने जैश के इस ठिकाने को खंडहर में बदल दिया था, जिसके बाद से मसूद अजहर और पाकिस्तान की सत्ता काफी बेचैन थी। अब 15 महीने बाद जैश के इस हेडक्वार्टर को एक बार फिर से बना दिया गया है। इसी मरकज सुबहानल्लाह में जैश नए आतंकियों की भर्ती, ट्रेनिंग और ब्रेन वॉश करता था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने जैश को मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए दिए। जैश का ये आतंकी ठिकाना करीब 18 एकड़ में फैला है। कई बार ऐसी खबरें आई कि इसकी मरम्मत के लिए मसूद अजहर ने लोगों से चंदा देने की अपील की थी। डिजिटल पेमेंट के जरिए करोड़ों रुपए जुटाए गए थे। बताया जा रहा है कि अब इस मरकज के गुंबदों को दोबारा तैयार कर दिया गया है। जिस मुख्य हॉल में आतंकी जमा होते थे, उसकी टूटी दीवारों पर नया प्लास्टर चढ़ा दिया गया है। धमाकों से टूटे पुराने फर्श की जगह नया संगमरमर बिछाया गया है। भारतीय मिसाइलों ने जमीन में जो गहरे गड्ढे बनाए थे, उन्हें कंक्रीट से भरकर समतल कर दिया गया है। परिसर में मदरसा अल सबीर की इमारत और जैश कमांडरों के लिए बनी इमारत को एक बार फिर बनाया गया है। पूरे परिसर के अंदर और बाहर नया पेंट किया गया है। इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान में छिपे मसूद और हाफिज जैसे वांटेड ग्लोबल आतंकवादियों के कारनामों को आगे बढ़ाने के लिए सेना सरकार हर संभव मदद कर रही है। लेकिन पाकिस्तान चाहे जितनी मर्जी कंक्रीट की दीवारें बना ले या संगमरमर सजा ले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह तय है कि भारतीय सेना के लिए कोई टारगेट दूर नहीं है। भारत की एजेंसियां हर हलचल का हिसाब रख रही हैं। अगर भारत पर फिर आतंकी हमला हुआ तो इस मरकज का मिट्टी में मिलना तय मानिए। भारत में कई एक्सपर्ट अब ये भी कह रहे हैं कि चलो इस बहाने पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए सेना को ब्रह्मोस से तबाही मचाने वाला नया टारगेट दे दिया है। अब दूसरी साजिश की बात करते हैं, जिसमें पाकिस्तान को तुर्की और चीन का साथ मिल रहा है। दावा यह है कि पाकिस्तान के एयरबेस पर पिछले करीब 60 घंटों में कई सीक्रेट फ्लाइट लैंड की हैं। तुर्की और चीन से कई मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन पाकिस्तान पहुंचे। जानकारी के मुताबिक चीन के Y-20 विमान रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर देखे गए।
वहीं तुर्की के A400M और C-130 हर्कुलिस सैन्य विमान भी पाकिस्तान के कई एयरबेस पर पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि इन फ्लाइट्स में पाकिस्तान को हथियार भेजे गए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तुर्की ने पाकिस्तान को अपग्रेड बायरक्तार TB2 TA1 ड्रोन भेजे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नई क्षमताएं जोड़ी गई हैं। यह भी दावा है कि तुर्की का C-130 विमान अनका 3 स्टेल्थ ड्रोन से जुड़े उपकरण लेकर पहुंचा है, जो तुर्की का अत्याधुनिक ड्रोन माना जाता है। इसके अलावा कामिकाजी सीरीज के लाइटरिंग म्यूनिशन भेजे गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के J-10, JF-17 फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट्स भेजे गए हैं। वहीं VT-4 टैंकों से जुड़े उपकरण लेकर आए हैं। कुछ दावों में HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े उपकरण पहुंचाने की बात भी कही जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की और चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी, लेकिन भारतीय सेना के आगे कोई भी काम नहीं आया। ना तो चाइनीज एयर डिफेंस पाकिस्तान को बचा पाया और ना ही तुर्की के ड्रोन भारत का कुछ बिगाड़ पाए। तो एक तरफ आसिम मुनीर हथियार मंगाकर पाकिस्तानी सेना की ताकत बढ़ाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनकी ताकत पर अब पाकिस्तान के नेताओं को भी भरोसा नहीं है। पाकिस्तान में हर तरफ बगावत की जो आंधी है, उसने पाकिस्तान की सेना की इज्जत हवा में उड़ा दी है। अब खुलकर यह कहा जा रहा है कि मुनीर की बहादुरी के झूठे किस्सों से देश नहीं चलेगा। पाकिस्तान के बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता मौलाना फजलुर रहमान ने सीधे सीधे मुनीर पर अटैक किया और 1971 की हार वाला दर्द जगा दिया। मौलाना ने कहा कि सेना बड़े बड़े बोल बोलती रहेगी और देश 1971 की तरह एक बार फिर टुकड़ों में बंट जाएगा। वैसे पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से 1971 की हार वाला डर काफी ट्रेंड कर रहा है। पहले बलोच विद्रोहियों ने मुनीर आर्मी को 1971 जैसा हाल करने की धमकी दी। अब मौलाना डीजल भी वैसी ही बात कह रहे हैं। दरअसल बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह की बगावत है, उससे हर कोई डरा हुआ है। इसलिए मौलाना ने कहा कि अगर ये जारी रहा तो टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान से कोई नहीं बचा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज बड़ी बड़ी बातें हमेशा करती है। ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें हमने 1971 में भी सुनी थी, जब जनरल याहिया खान कह रहे थे कि हम लड़ेंगे, लेकिन अगले दिन ही सरेंडर कर दिया। अब भी देश के कई हिस्सों में खून बह रहा है, हालात खराब हैं। यही चलता रहा तो देश का भूगोल बदल सकता है। मौलाना फजलुर रहमान 1988 से पाकिस्तान की राजनीति में एक्टिव हैं। बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे कार्यकाल के दौरान लोकप्रिय नेता बने। बेनज़ीर के दौर में उन्होंने पूरे देश में से डीजल कोटा प्राप्त करने में गहरी रुचि दिखाई थी। पाकिस्तान में लोग उन्हें मौलाना डीजल कहने लगे। अब इन्हीं मौलाना डीजल ने मुनीर का दर्द बढ़ा दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को लेकर 1971 वाला डर क्यों जगाया, उसकी वजह आपको समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान के कुछ इलाकों में हालात कुछ वैसे ही हैं जैसे 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में थे, जब पाकिस्तानी सत्ता की जिद और सेना के अत्याचार ने इस मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। तब के पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के नेताओं को सत्ता से दूर रखा गया। आज भी पाकिस्तान में चुनावों में धांधली और नतीजों से छेड़छाड़ से आवाम नाराज है। 1971 से पहले पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में खूब अत्याचार किए। अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सेना का टॉर्चर किसी से छिपा नहीं है। पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने जैसा विद्रोह किया, कुछ वैसा ही बलूचिस्तान में हो रहा है। 1971 में पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े हुए, अब फिर पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की राह पर है। इसकी वजह है आसिम मुनीर की असीम शक्तियां। अब वो ही पाकिस्तानी सत्ता का सेंटर हैं। सत्ता से लेकर सेना तक सब कुछ मुनीर खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए मुनीर के लिए परेशानी 2 फ्रंट पर है। पॉलिटिकल फ्रंट पर इमरान खान मुनीर के लिए मुसीबत है। इमरान के समर्थक उनकी सजा के लिए मुनीर को ही दोषी मान रहे हैं। वहीं सेना के स्तर पर बलूचिस्तान भी अब संभाला नहीं जा रहा। हर रोज पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले हो रहे हैं। कई इलाकों पर बलोच विद्रोहियों का पूरा कंट्रोल है। वहां की सड़कों, सरकारी इमारतों से पाकिस्तानी सेना के प्रतीक हटाए जा रहे हैं। क्वेटा में जिन्ना रोड जैसी कई सड़कों के नाम बदल जाने की तैयारी है। इन सड़कों का नाम मारे गए बलोच लड़ाकों के नाम पर रखे जाने की तैयारी है। पाकिस्तान के कुछ पत्रकार खुलकर कह रहे हैं कि अब बलूचिस्तान को संभालना नामुमकिन होता जा रहा है।